नमस्कार प्यारे खागड़ों, कैसे हो सब आप। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। दिस इज अनुराग छिंपा। तो बात यहाँ सिलसिलेवार चल रही है। कक्षा NCERT कक्षा 10 नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ है। अध्याय नंबर है 10। तो सबसे पहले तो पाठ परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय की बात हो गई पिछले वीडियो में, तो अब पाठ परिचय कर लेते हैं। थोड़ा सा चिंदी सा काम, फिर चलेंगे आगे मूल पाठ के ऊपर। बने रहना है। मैं कहता हूँ नंबर छोड़ने नहीं है, अच्छे से समझ लो, बैठना नहीं है, खाली आगे चलना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पाठ परिचय की। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग, भूभाग का मतलब पृथ्वी का भाग, भूखंड का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। बात भी सही है, गलत कहाँ है भैया। अगर तुम ये कहो कि भाई तीन ओर से समुद्र से गिरा यार, इनू हिमालयों गिरेड़ो यार, इन्ना पाकिस्तान आ गया और इन्ना बांग्लादेश और मारो, तो देश यू है। तो साथियों, देश इससे ही नहीं बनता। तुम रह लो देश में अकेले, देखते हैं भाजता नहीं फिरो तो थे। सोच के देखो, थे अकेला हो भारत के अंदर, के कर लेगा इन्ना जा लो। अब इन्ना चल जो एवं ज़्यादा की कौन कर सको था। और कोई सामी तो आ गयो, फिर भाजता फिर बचानियों भी खुन पाओ कोई। तो कहने का मतलब, देश किससे बनता है? वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, इन सबको मिलाकर ही एक देश बनता है। वरना वो एक देश नहीं, एक उजाड़ रह जाता है। और सदैव अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ न करके दूसरों की वृद्धि के बारे में, उनकी समृद्धि के बारे में यदि अपने सोचें, तो वही हमारा देशभक्ति कहलाता है। अब सामने कोई पशु हत्या कर रहा है और आप तो खुद के स्वार्थ की देख रहे हो, तो वो देशभक्ति कभी नहीं कहलाएगी। ये सभी ही देश के अंतर्गत, आप स्वयं अकेले नहीं हो, कहने का मतलब ये है। उसमें सब कुछ है। अगर नदी प्रदूषित हो रही है तो उसे रोको प्रदूषित होने से। पहाड़ों का कोई खनन कर रहा है तो उसको रोको। पेड़ पौधों को अगर कोई काट रहे तो उसे रोको। क्यों? यही देशभक्ति होती है। समझ में आई बात? वैसे घर में तो पापा जी के थप्पड़ को तो रोक नहीं सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ तो करोगे। तो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है कि कैसे देश के करोड़ों लोगों ने भारत की आज़ादी में पूर्णतः सहयोग दिया था। तो वो एक माध्यम बनाया है कैप्टन चश्मे वाले को, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, करते हैं भी। देखो, ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं, वो माल को इधर से उधर लाने का कार्य करते हैं, अपने व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी तरफ से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, बच्चे भी सम्मिलित रहते हैं। आज अगर कोई देश चल रहा है तो वो एक युवा से ही चल रहा है, और युवा ही इधर उधर भटक जाएगा तो देश का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कहने को ये कहा जा सकता है कि देखो, आज जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, सब कुछ थमा हुआ सा लग रहा है, कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ खुल चुका है। लेकिन विद्यालय क्यों बंद है? क्योंकि एक युवा सशक्त होता है, जो एक देश की जान होता है, क्योंकि वो हर कार्य कर सकता है और उतनी ही उमंग, उतनी ही तीव्रता से कर सकता है। इसीलिए ये बात कही गई है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। खैर, चलते हैं मूल पाठ पे। नेताजी का चश्मा। तो ये है नेताजी का चश्मा। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में, अच्छा
देखो यहाँ सुनते रहना। सिलसिले का अर्थ क्या होता है? संबंध हो जाएगा। तो हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा क्या होता है? तहसील स्तर, जहाँ थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं हो, थोड़ा आगे बढ़ा हुआ हो गांव से, तो वो कस्बा कहलाता है। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर। अच्छा, ओपन एयर सिनेमाघर कौन से होते हैं? मतलब सबसे पहले तो वो गांव जो स्वयं प्रकाश हैं वो गांव का रेखा चित्र बना रहे हैं कि गांव दिखाई कैसा दे रहा है, और आपको शायद दृश्य बिंब दिखाई भी दे रहा होगा। एक स्कूल है लड़कियों का, एक लड़कों का स्कूल है, एक बाज़ार है कुछ एक पक्के मकान है। तो उससे आपके सामने एक दृश्य बन जाता है कि गांव कैसा दिखता है। तो आप क्या है कि उस गांव के अनुसार उस कहानी को जल्दी आत्मसात कर लेते हो। अब रही बात ओपन एयर सिनेमा की, तो ओपन का मतलब खुला होता है, एयर मतलब हवा होता है, या आकाश कह लीजिए, सिनेमाघर मतलब सिनेमा। तो खुले आकाश में चलने वाला सिनेमा, ये कह सकते हो आप। खुले आकाश में चलने वाला सिनेमा, ये होता है ओपन एयर सिनेमाघर का अर्थ। और एक दो नगरपालिका भी है, एक ठो नगरपालिका भी थी। एक मतलब नगरपालिका तो होगी कस्बे में 1 लाख से ऊपर जहाँ जनसंख्या, तो नगरपालिका वहाँ होती है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि गांव में क्या क्या स्थित था, बाज़ार कितने थे, ये सब कुछ आप देख लेना, एक बार समझ लेना अच्छे से। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। वाह भाई, देखो अब आपसे पूछ ले कि नगरपालिका गांव में क्या क्या करवाती रहती थी, तो पक्की सड़क बनवा देती थी, पेशाब घर का निर्माण करवा देती थी, और कबूतरों की छतरी मतलब चबूतरा जहां कबूतरों के लिए दाने डालते हैं, और कभी कभी कवि सम्मेलन भी करवा देती थी हम जैसे लोगों के लिए। ये भी अच्छी बात है। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, अच्छा प्रशासनिक अधिकारी कौन हो गए? नगरपालिका के अधिकारी जो नगरपालिका के अंदर काम करते हैं, या कह सकते हैं नगरपालिका को संचालित करने वाले अधिकारी, ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर आप जानते ही हो, सफ़ेद भी होता है, काला भी होता है, गुलाबी भी होता है, लाल भी होता है, चमकने वाला पत्थर पीला होता है। अब आपसे पूछ ले किसकी प्रतिमा लगवाई थी, तो आपका सीधा सीधा उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस की। प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? ये तो आप जानते ही हो, मूर्ति। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अच्छा, देखते हैं क्या हिस्सा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं। अच्छा, मूर्तिकारों का अर्थ मूर्ति बनाने वाले क्या होता है? मूर्ति बनाने वाले, ये हो गया। की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह है। ऊहापोह का मतलब होता है द्वंद्व की स्थिति, इसे कह सकते हैं द्वंद्व की स्थिति, या कह सकते हैं असमंजस की स्थिति। असमंजस की स्थिति भी कह सकते हैं, या सोच विचार की। कई बार अपने बाज़ार नहीं जाते क्या, और बाज़ार जाते हैं तो दुकान वाला जाते हैं तो एक जीन्स लेने के लिए दुकान वाला डाल देता है 10-15,
अब अपने असमंजस में हो जाते हैं, यार आई सुनी लग गैर एंगे देखो गुड्डों पटेड़िया तो और ही सुनिए पीस है रुपये 600 रुपया अब करा के, तो दुविधा की स्थिति। तो वही यहाँ पर है, ऊहापोह है। और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, घड़ियों का अर्थ होता है समय, और शासनावधि का अर्थ क्या होता है, शासन का अर्थ शासन हो जाएगा, अवधि का मतलब समय। तो शासन का समय समाप्त होने के समय में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अच्छा देखो साथियों, हुआ क्या कि भाई आपको समझा ही देता हूँ। यहाँ देखो, ये आप ज़रूर याद रखना, स्थानीय कलाकार, स्थानीय का मतलब उसी स्थान का। तो यहाँ कस्बे की बात हो रही है तो कस्बे का हो गया, और कलाकार की बात हो रही है तो इस कस्बे का कलाकार। देखो वहाँ यूँ था कि छोटा सा कस्बा है और छोटा सा गांव है, और वहाँ नगर पालिका ने मूर्ति लगवाई है। अब इतना रुपया तो होता नहीं होगा कि भाई बढ़िया मूर्ति लगवा दे। भाई उन्होंने मूर्ति तो लगवा दी। अब मूर्ति तो अब देखो छोटी जगह पर मूर्तिकार मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, वहाँ कलाकार जल्दी से मिलते नहीं हैं। तो उनको ज्ञान नहीं था कि भाई मूर्ति लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। अब उन्होंने मूर्ति तो लगवा दी, और लगवाने में सारा बजट गया नगर पालिका का। अब भाई करें तो करें कैसे, अब कुछ काम अधूरा रह गया। तो इसके लिए आपस में चिट्ठी पत्री हुई, वो अधिकारी दूसरे अधिकारी को चिट्ठी लिखता है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को चिट्ठी लिखता है। ऐसे में समय निकलता गया और बजट भी कम। तो नगर पालिका ने ये डिसाइड किया कि भाई शासन की अवधि भी समाप्त हो रही है, अब अगले साल वापस चुनाव होंगे, तो ये तो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक निर्णय लिया कि कोई भी स्थानीय कलाकार है उसको अवसर देंगे, भाई वो कोई ना कोई कार्य करें। तो देखते हैं क्या होता है। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोती लाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। अच्छा, तो अब मूर्ति का काम किसे सौंप दिया गया? स्थानीय स्कूल के एकमात्र इकलौते ड्राइंग, इकलौते का मतलब एकमात्र। तो ड्राइंग मास्टर का अर्थ क्या होता है? चित्रकला का अध्यापक। अध्यापक होता है ना जो चित्रकला का अध्ययन करवाए, वो होता है ड्राइंग मास्टर। अब मोतीलाल जी, नाम क्या था? मोतीलाल जी तो याद रखना होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अच्छा भाई, गांव में फरमान दिया होगा कि भाई मूर्ति बनवानी है, मूर्ति बनानी है, ऐसा ऐसा काम करना है, तो सब अपने अपने दावे कर रहे थे। उन्हीं में से एक ड्राइंग मास्टर भी थे, और वो क्या कह रहे थे कि भाई मैं 1 महीने में है ना मूर्ति बना के पटक दूंगा। ऐसा नहीं है कि बना भी दी मूर्ति और फिर मैंने पटक के तोड़ दी ना। तो पटक देने का अर्थ होता है किसी प्रकार पूरा कर देना, या किसी प्रकार पूरा करना। ठीक है, ये याद रख लेना। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, ये याद रखना। ये छोटी छोटी बात है। मूर्ति किसकी थी? आप कह दो भी बाठा ही बनाई तो बहुत जच्चे को नहीं। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। तो मूर्ति कैसी बनानी थी भाई? टोपी की नोक, भाई ये नोक हो गई टोपी की, और यहाँ से कोट का ये एक बटन हो गया, ये दूसरा बटन हो गया। मतलब ये मूर्ति स्थापित करनी थी ऐसी। अब दिख रही है ना मूर्ति? ये मूर्ति स्थापित करनी थी। तो मतलब यहाँ तक मूर्ति, पूरी मूर्ति नहीं है, मतलब ऊपर टोपी पहनी हुई है नेताजी की, और नीचे जो कोट का दूसरा बटन आपको देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा बटन है, यहाँ तक मूर्ति बनानी है। समझ में आ गई बात? तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट, और ठीक है, मूर्ति कितनी है? 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। अच्छा, बस्ट जानते हो क्या होता है? बस्ट होता है कमर से ऊपर
तक का, कमर से ऊपर तक का, ये याद रख लेना, ठीक है। और सुंदर थी। अब आगे, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। हाँ, जो मूर्ति थी ना नेताजी की, वो अत्यंत ऐसे जैसे देखने में कैसी लग रही थी, मासूम लग रही थी। और कमसीन का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है। कमसीन होता है सुंदर, ये याद रख लेना। फिर है फौजी वर्दी में। वर्दी का मतलब पोशाक होता है, पोशाक या वस्त्र कह लीजिए। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। अच्छा, ये किसके दिए हुए हैं? ये जो डायलॉग है, ये जो दिए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात किसने बोली है? दिल्ली चलो आदि, ये नेताजी की है, तो पूछ भी सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अच्छा, तो भाई पूछ ले भाई चश्मा किस चीज़ का बना हुआ था, तो वो संगमरमर का तो नहीं था, ये इतना याद रख लेना। एक सामान्य और सचमुच के, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अच्छा, हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्य वाली, आश्चर्य में होकर मुस्कुराना होता है ना, वो यहाँ भी हो सकेगी। फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। आइडिया मतलब विचार। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, रियल का मतलब असली। क्या बात है। तो कुल मिला के बढ़िया चीज़ है यहाँ। अब आगे, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, क्योंकि हालदार साहब किस में आते थे? जीप में आते थे। उस समय महिंद्रा और ये कमांडर, ये जीप चलती थी। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। भाई इतनी मूर्ति बनाई है, अब रियल जैसा, भाई संगमरमर का नहीं बना तो रियल जैसा चश्मा दिया है उनको, तो सराहनीय कार्य है, सराहना के योग्य है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की ही चीज़ होती जा रही है। और ये बात सही भी है, कहीं ना कहीं बात सिर्फ भावना की होती है। अब उस नगर पालिका की भावना नेताजी के चश्मे से कैसे लगती होगी? भाई वो क्रांतिकारी टाइप में लगते हैं, क्योंकि नेताजी क्रांतिकारी थे। तो देखो, मैं इतना जानता हूँ कि जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आप सोचोगे। जहाँ की भावना, वो वाली बात है, ठीक है ना। जिन मूर्ति तिन देखी ऐसी। तो वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अच्छा, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो पहली दफ़ा तो कैसा चश्मा था? मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा काले रंग का, तो ये याद रखना है 1 नंबर। दूसरा अब कौन सा है? अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। अच्छा, कुछ याद आया क्या गोल चश्मे से तार के फ्रेम वाला? गांधी जी याद आ रहे हैं क्या? हाँ, अब देखो यहाँ पाठ को समझना ज़रूरी है। किसी ने कौन सा चश्मा पहनाया? चौड़े फ्रेम वाला काला चश्मा।
अब दूसरे व्यक्ति ने, किसी ने पहनाया होगा गोल चश्मा, तो हो सकता है उनकी भावना गांधी जी जैसी रही हो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ बात चल रही है भावनाओं की, और ऊपर अपने पाठ परिचय में बढ़ चुके हैं कि सबका सहयोग रहता है। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा, वाह भाई क्या विचार है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है, ये भी सही है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय का अर्थ क्या होता है? जो सहन ना हो, जो सहन ना हो, या जो रुकने वाला ना हो, जो वश में न रहे, रुकने वाला या वश में न रहने वाला, ये ठीक है, दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों अब उनके बस में नहीं रहा भाई। कई दिन तो देखा उन्होंने कि आज भी बदल लियो, आज अब नहीं रह गए हो कि भाई बदला कौन है, तो बन पान आ रहे हैं, पूछ लियो क्यों भाई क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने खुद के मुँह में पान ठूसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा उसकी तोंद थिरकी अच्छा देखो यहाँ उस पान वाले का भी शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, आपके सामने बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, काला सा है, मोटा सा है और तोंद निकली हुई है, पान ठुसा हुआ है मुंह में, और जैसे ही वो हंसता है तो उसकी तोंद भी हिलने लग जाती है। थिरकना मतलब हिलना हो जाता है, हिलना, ठीक है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अच्छा, ये कोई व्यक्ति है कैप्टन चश्मे वाला, कोई कैप्टन रहा होगा पुराने समय में और आज वो चश्मे का बेचने का कार्य करता होगा, इसलिए उसे कैप्टन चश्मे वाला कहते होंगे। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, गिराक मतलब ग्राहक, तो गिराक का अर्थ क्या हो जाएगा? ग्राहक। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अच्छा भाई, कैप्टन क्या चश्मे बेचता है। अब शुरू में क्या था, नेताजी के जो चश्मा लगा था वो चौड़े फ्रेम वाला लगा था, यही कह रहे, चौड़े चौखट वाला जैसा दे रखा है। तो भाई किसी व्यक्ति ने कहा ये चश्मा तो बड़ा अच्छा है, नेताजी पे अच्छा लग रहा है, ये चश्मा तो मुझे चाहिए। अब कैप्टन चश्मे वाला क्या कर देता है, उसको तो उस आदमी को बेच देता है और उसकी जगह नेताजी का जो चश्मा पहले लगा था अब उसकी जगह दूसरा लगा देता है। समझ में आई बात? तो अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत का मतलब होता है दुखी। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार का अर्थ क्या होता है? ज़रूरत होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, क्या विचार है। तो साथियों, आज के लिए यहीं तक
अध्ययन करेंगे इस अध्याय को तो संभवतः समझ में आया होगा यहाँ तक। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो एक कस्बा है जहाँ हालदार साहब रुकते हैं, जहाँ नगर पालिका के द्वारा मुख्य चौराहे पे, मुख्य बाज़ार के अंदर, या कह सकते हैं मुख्य बाज़ार में मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई है। जहाँ कैप्टन है वो चश्मा उनका बदलता रहता है, कारण भी आपके सामने आ गया। तो बाकी की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।